आइए आज हम लोग फिर देखते हैं मंथन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर एक बार फिर से डायबिटीज का डिस्कशन हम लोग कल कर रहे थे। तो डायबिटीज के केस में आज हम लोग फिर देखते हैं थोड़ा सा उसका जो बचा हुआ पार्ट था, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका कुछ पार्ट, आज बचा हुआ पार्ट जो है हम फिर से डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखते हैं डायबिटीज में क्या होता है, कैसे होता है और उसके दूसरे टाइप्स जो हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था यहाँ पर कि डायबिटीज जो है वो दो टाइप की होती है। देखो बेटा, एक डायबिटीज हमारे पास थी जो डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ था डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे आया हुआ था एक टर्म डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा आया हुआ था डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये दूसरी बीमारी होती थी। इसमें मैंने आपको बताया था दिस डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये हमने बताया था। और यहाँ बताया था डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। यहाँ पर एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे। इंसुलिन तो आपको पता है पैंक्रियाज से आ रहा था, कल हम लोग पिछले वीडियो में इसको देखे हुए थे। इसमें इंसुलिन की कमी से यूरिन में हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है। ग्लूकोज प्रेजेंट होता है कहाँ पे? इन यूरिन। यहाँ पर ये आ गया था। दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यूरिन आउटपुट जो है इंक्रीज कर जाता है। यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस। तो देखिएगा, जब कभी किसी जगह यूरिन आउटपुट इंक्रीज की बात आए तो वहां पे हम लोग एक प्रोसेस लिखते हैं बेटा, उस प्रोसेस के लिए टर्म यूज करते हैं डाईयूरेसिस। क्या टर्म आया? डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस आउटपुट इंक्रीजेस। इसको हम लोग बड़े प्यार से हिंदी में कहते हैं बहुमूत्रलता। बहुमूत्रलता मतलब क्या होता है? बार बार मूत्र यूरिन के लिए इंसान को जाना पड़ता है, उसी बीमारी को हम इंसिपिडस कहते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एडीएच कहाँ से आता है और ये कैसे होता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो ये एडीएच जो होता है ना, इसके बारे में इच्छा होगी फुल फॉर्म जानने की, भैया ये क्या होता है एडीएच। एडीएच तो इस एडीएच का पोस्टमार्टम किया जाए। ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी के पास। इस समय हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 245 पर चल रहे थे। 245 और 246 का पोस्टमार्टम आपने कर दिया है। 245 का लास्ट पैरा आपने समाप्त किया और यहां से 246 का जो फर्स्ट पैरा था इसको भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया हुआ है। यानी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। अब हम आपको इस जगह से ले चलते हैं थोड़ी सी दूर। कहाँ पे ले चलते हैं? एडीएच के पास। तो एडीएच के पास जाने से पहले आप यहाँ पे देखें पेज नंबर 212। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो फिर हम आपको बताते हैं एडीएच का पूरा नाम क्या होता है। एडीएच का नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। पूरा नाम आपने लिखा क्या? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये आ गया एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो, एंटी मींस होता है अपोजिट, तोड़ दिया इसको। एंटी मींस क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट मींस होता है एकदम से उल्टा, विलोम।
डाईयूरेटिक जो शब्द आया हुआ है वो यहां से निकला हुआ है। कहां से? डाईयूरेसिस से आ रहा है। तो डाईयूरेसिस मीन्स हमने कहा था यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा, तो बार बार आप यूरिन के लिए जाएंगे। ऐसे को हम रोकेंगे तो उसके लिए हार्मोन चाहिए होता है एडीएच। अब एडीएच कैसे काम करेगा इसके लिए आइए आपको बताते हैं। द एडीएच का एक दूसरा नाम होता है, एडीएच का एक दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो थोड़ा सा इंतजार करें, वैसोप्रेसिन क्या होता है इसको समझ लें, फिर आगे हम लोग बताते हैं मेलाइटस का रोल। तो वैसोप्रेसिन जो होता है बेटा, ये रिलीज होता है कहां से? तो सबसे पहले याद रखेंगे स्टोर्ड एंड रिलीज्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है। मन में सवाल आएगा ये पोस्टीरियर क्या होता है? हम बता रहे हैं पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। पिट्यूटरी के 3 पार्ट मिलेंगे, जब पढ़ेंगे इसको वीडियो में अगले लेक्चर में तब बताएंगे। अभी आप देखेंगे यहां से पिट्यूटरी का जो पीछे का पार्ट है वो कहलाता पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और बेटा इसी का एक नाम हम लोग और लिखते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम आया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसी पार्ट से निकल रहा है क्या? वैसोप्रेसिन या एडीएच की बात करते हैं। अब ये एडीएच काम कैसे करेगा, सवाल इस बात का है। अब किस पे करेगा, सवाल इस बात का है। तो एडीएच का जो वर्क होता है वो हमारे नेफ्रॉन पे, उनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, डीसीटी होती हैं, लिखा हुआ है 2112 नंबर पे, सेकेंड पैराग्राफ पे जब आप जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है एडीएच एक्ट्स अपॉन लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। क्या लिखा है? लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो लेटर पार्ट में कैसे काम करता है, एक छोटा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं इसको। कैसे, जरा सोचिएगा। हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर कर रही है वहां पे। तो अब फिल्टर किसको कर रही? ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। और उसकी जो यूनिट होती है, आप ध्यान देंगे यहां से, किडनी, इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। देखो किडनी को हम लोग अपनी भाषा में गुर्दा कहते हैं, है ना? ध्यान देना, गुर्दा की जगह मुर्दा मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से किडनी खराब जिसकी होती है वो मुर्दा ही हो जाता है। ध्यान देना, नेफ्रॉन की बात करते हैं, इसकी यूनिट। तो एक सिंपल सा रफ डायग्राम में बना रहा हूं ऐसे, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये पार्ट जो है कुछ ऐसे चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पार्ट की जब बात करें तो ये पार्ट हमारे पास कुछ ऐसे, ये वाला सेगमेंट ये जो दिख रहा है इसके लिए हमने टर्म यूज किया डीसीटी। तो यहां से फिल्टर हो करके यूरिन आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। जब ये यूरिन आगे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता ये है कि फिल्टर ज्यादा हुआ है। अगर उतना निकलेगा तो हम दिन भर बैठे ही रहेंगे निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब जाने वाला पार्ट, उसमें से मैक्सिमम वाटर को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैक्सिमम वाटर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर से, तो ट्यूब्यूल्स के द्वारा उसको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में लाया जाता है। और इसी काम के लिए हमारा जो एडीएच है वो जिम्मेदार होता है। तो इससे जाने वाला जो यूरिन है उसका जो वाटर है, उस वाटर को हम लोग यहां से बाहर निकालते हैं और ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं।
तो इससे वाटर निकालने का काम जो होता है वो एडीएच करवाता है। तो एडीएच इस तरीके से एक ठेकेदार हो गया जो पानी को निकलवा रहा है। अगर वही एडीएच कम रहेगा तो पानी जो है यूरिन में ज्यादा, इट मींस यूरिन ज्यादा, और यूरिन जो है वो हमारे किडनी से फिल्टर होकर के बाहर निकलेगा बन करके, तो ज्यादा यूरिन निकलेगा। ज्यादा यूरिन निकलेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाईयूरेसिस। तो आइए यहां से आपने ये सीख लिया कि डाईयूरेसिस क्या होती है और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, ये बातें आपने यहां पर सीख लिया है। इसके साथ कभी आपने सुना होगा जब डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज हमारे पास यहाँ पे फिर से एक क्लासिफिकेशन आता है। एक्चुअली ये बड़ी पॉपुलर बीमारी है और आज के इस रफ एंड टफ जिंदगी में अक्सर लोगों को मिल जाया करती है। तो कैसे मिलती है इसको बताएंगे, लेकिन कौन सी मिलती है सवाल इस बात का है। तो जनरली आप देखते हैं यहाँ पर डायबिटीज दो टाइप के लोगों में हुआ करती है, उन्हीं को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, एक बीमारी को हम लोग कहते हैं टाइप 1 और दूसरी बीमारी को हम लोग कहते हैं टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है? अक्सर जब हम लोग चेक कराने जाते हैं किसी जगह पे, पैथोलॉजी पे या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे टेस्ट करके बीमारी बता दी जाती है डायबिटीज हो गई है या शुगर हो गया है। तो शुगर हम पता तो कर लिए शुगर हुआ है, डायबिटीज हुई है, लेकिन अगर जो जानकार लोग होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा शुगर हुआ है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो आइए दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इसको यहाँ पे सीख ले। तो कभी किसी को आसपास अगर कहीं शुगर होता है तो आप अगर जानते रहे तो उसको बता सकते हैं आपको कौन सा शुगर हुआ है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे आप देखिए। टाइप 1 जो होती है बीमारी, इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऐसी बीमारी जो इंसुलिन के ऊपर निर्भर रहती है, डिपेंड होती है, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। या इसी का एक दूसरा नाम होता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, तो एक नाम ये हो गया आपके पास। दूसरा नाम यहाँ पे हम ले आ रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। क्या नाम आया भैया? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। एक बीमारी हमारे पास आ गई है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और इसका दूसरा नाम होता है मैच्योरिटी ऑनसेट। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। तो दो टाइप की बीमारी आपके पास आ गई है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और ये मैच्योरिटी ऑनसेट कहलाती है, और ये होती है इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल ऑनसेट कहलाती है। इससे क्या पता चलता है? वैसे सुनिएगा, यहाँ जो जुवेनाइल की मीनिंग हम लोग निकालते हैं, वैसे जुवेनाइल का मतलब होता है शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था में यहाँ आने वाली बीमारी होती है। इसका मतलब अगर हम ये लोग देखें कि यह बचपन में मिलने वाली बीमारी होती है, तो लिखा होता है यहाँ पे जो जुवेनाइल फेज की बात करते हैं, तो इसमें जो है जो 20 ईयर्स यहाँ पे अंडर क्या करते हैं, अंडर 20 ईयर एज वाले जो होते हैं पर्सन, इनमें ये बीमारी मिलती है। 20 साल के नीचे वाले बच्चे या 20 के आसपास में, तो ये बीमारी आपको मिलेगी टाइप 1। और अब इसमें जो बीमारी मिलती है ये तो उसके ऊपर वाले एज होते हैं, यानी एज यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं
एवरेज एज जो होती है वो 40 के आसपास यहाँ पे है, तो एवरेज एज 40 या ओवरवेट से भी मिल जाती है ये बीमारी। अगर ओवरवेट हो जाता है तो ओवरवेट में भी ये बीमारी मिलती है, और मिडिल एज के बाद मिडिल एज में भी ये बीमारी मिल सकती है। तो ये तो एक एवरेज टाइम पीरियड दिखा जाता है, हो सकती है थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है ईयर में, एज में। तो यहां से ओवरवेट हो गया। अब आप ये सीखिएगा कि इंसुलिन से डिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, और जब इंसुलिन डिपेंडेंट है तो क्या होगा। यहां पर क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय द पैंक्रियाज। क्या मिला यहां पे, टाइप 1 में मिलता है अ लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन। क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कैसा होता है, लिटिल मीन्स होता है बहुत थोड़ी मात्रा में। थोड़ी मात्रा में इंसुलिन जो होता है सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज होता है बाय द पैंक्रियाज। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद कर लेंगे कि भैया पैंक्रियाज अगर हमारा क्या कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में, मीन्स थोड़ा सा अमाउंट निकाल रहा है इंसुलिन। ऐसे केस में जब इंसुलिन कम निकलेगा तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो होती है वो नहीं हो पाएगी, तो ग्लूकोज का अमाउंट जो है ब्लड में ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां जो हम देखेंगे इसमें बेटा क्या होता है, पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाज सेक्रीट्स, पैंक्रियाज सेक्रीट्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जितना बनता था उतनी ही मात्रा में यहाँ पे इंसुलिन बनेगा पैंक्रियाज के द्वारा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज इन टाइप 1, और ये हो गया टाइप 2 में। लेकिन यहाँ एक टेंशन है, टेंशन क्या होता है टाइप 2 में, टाइप 2 में जो है वो टेंशन ये है कि यहाँ जो बना इंसुलिन, इससे क्या होता है, यहां से हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, बट क्या होता है, बट ड्यू टू सम रीजन कारण क्या हुआ, कुछ कारण बस जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है। मेटाबॉलिज्म हमारे पास शब्द आ रहा है मेटाबॉलिज्म, जो आपको थोड़ा सा दर्द दे सकता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नॉट अकर्स। कुछ कारण बस कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में इसे हम लोग उपापचय कहते हैं। उपापचय का मतलब होता है, कल हम लोग बता रहे थे, जैसे ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था ग्लाइकोजन में। बात करें, ग्लूकोज को स्टोर कर दिया था ग्लाइकोजन में, खाना खाए थे, ग्लूकोज को बढ़ाए थे, ग्लूकोज को स्टोर कर लिए थे ग्लाइकोजन के रूप में। जब मौका मिलेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को फिर तोड़ लेंगे ग्लूकोज में। इस काम को करने के लिए इंसुलिन जिम्मेदार था, लेकिन इंसुलिन है फिर भी काम नहीं हो रहा है। अब बताओ, इंसुलिन है फिर भी काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है हमारे शरीर में। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट के उस मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट को हमें करवाना है, ग्लूकोज के लेवल को घटाना है। ग्लूकोज के लेवल को अगर अपनी ब्लड वेसल से आपको घटाना है तो ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है बेटा,
इस बढ़े हुए ग्लूकोज को घटाने के लिए अब आपके पास एक ही रास्ता है और उसका नाम होता है, याद करिए, आप अपने डाइट को प्लान करेंगे। आप क्या करेंगे? अपनी डाइट को प्लान करिए, डाइट में कुछ कमी करिए। डाइट में कुछ कमी करेंगे तो साथ में अपनी रूटीन को भी आपको देखना पड़ेगा। अपनी रूटीन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज ले आइए अपने पास। क्या करते हैं? एक्सरसाइज ले आइए अपने रूटीन में। एक्सरसाइज आ जाएगी, डाइट प्लान हो जाएगा और साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप बेटा वेट लॉस करिए, वेट लॉस भी करेंगे। ये सब करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। तो टाइम भी आप निकालिए, अपनी लाइफ को सेट करना है, जीवन जीना है, जीवन का आनंद लेना है, तो टाइम को सेट करें। इतनी काम करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है रहने के बाद भी, तो उस ग्लूकोज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, खर्च करेंगे, निकालेंगे बाहर। जितना ज्यादा आप ग्लूकोज को निकाल देंगे उतना ही अच्छे से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा और लाइफ हमारी उतनी ही बढ़िया चलती रहेगी, अंदर की मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, इस समय आपने देखा यहाँ पर इतना बताने के बाद कि डायबिटीज के हमारे दो पार्ट थे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पे चले आए थे और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में ये सारी बातें होती थी। मैच्योरिटी ऑनसेट नाम देते थे, एज बता दिया था, यहाँ पे ओवरवेट हो सकता है रीजन, और यहाँ पे इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो कुछ गड़बड़ी के साथ अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उसीलिए हम लोग ये सारे काम करते हैं। अगर इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग किसी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, जो सुटेबल मेडिसिन होगी वो आपको बताएंगे, पूरा वो प्लान देंगे आपको, डाइट चार्ट देंगे आपको, वो सारी चीजें आप वहां से ले सकते हैं। और जो दूसरा केस था बच्चों वाले में, उन बच्चों वाले केस में भी क्या होता था, थोड़ा सा वो सीवियर होती है क्योंकि वहां पे पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, न जाने किस लेवल पर कब हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लगेगा, तो थोड़ा सा वो सेंसिटिव मैटर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास डायबिटीज के ये दोनों पार्ट समाप्त होते हैं। डायबिटीज के दूसरे वाले जो पार्ट थे, इंसिपिडस और मेलाइटस का पार्ट समाप्त होता है। अब सवाल आता है कि अब इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।